हे दोस्तों, वेलकम टू टैली प्राइम कोर्स पार्ट 6। और आज की इस वीडियो में हम एक चीज़ जानने वाले हैं टैली प्राइम और अकाउंटिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपका पूरा अकाउंटिंग बेसिक्स क्लियर कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टैली होता क्या है। तो दोस्तों टैली, जैसा कि आपको पता है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहां हम अपने बिजनेस का सारा हिसाब किताब रखते हैं। अगर आपने पुराने ज़माने में देखा होगा तो वहाँ हर बिज़नेस में एक मैनेजर हुआ करता था जो सारा हिसाब किताब रखता था। क्योंकि एक बिज़नेस करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आपने हर एक अपने ट्रांजैक्शन को अच्छे से लिखा हो। जब आपको पता होगा कि आपने क्या बेचा है, किसको बेचा है, कितने में बेचा है, कैश में बेचा है या उधार में बेचा है, किसका पैसा देना आ रहा है, किससे पैसा लेना आ रहा है, किस चीज़ को बेचने से आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ आपको लॉस हो रहा है, ये सब को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओल्डर जनरेशन्स में हम अकाउंट्स को सिंपल एक रजिस्टर में नोट करते थे और बिजनेस का मैनेजर उसका सारा हिसाब किताब और कैलकुलेशन करके प्रॉफिट और लॉस बताता था। पर क्योंकि उस वक्त लोगों की उतनी इनकम नहीं थी, पैसा की मात्रा कम था, तो कैलकुलेशंस आसानी से हो भी जाते थे। पर समय के साथ सब लोग बड़े हो गए हैं, लोगों की इनकम भी बढ़ गई है और इसी वजह से आज के जनरेशन में इतने बड़े कैलकुलेशन को करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों आप अपने घर के डेली ट्रांजैक्शन को ही देख ले तो हर दिन या हर महीने आपके घर में बिजली बिल, गैस का बिल, पेट्रोल के खर्चे, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा, राशन वगैरह का खर्चा, ये सब आता है। जो आपके घर में सबसे बड़े आदमी हैं वो इन सब का बजट तैयार करता है एंड हिसाब किताब बनाता है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब से ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं तब से आपका काम काफ़ी आसान हो गया है। आपको बस 10% काम करना पड़ता है, बाकी का 90% काम ये सॉफ्टवेयर कर लेते हैं। दोस्तों एक बढ़िया एग्जाम्पल से मैं आपको सब चीज़ समझाता हूँ। अब दोस्तों इनसे मिलिए। ये है यहाँ पे शर्मा जी, जिनको एक बिज़नेस करना है और ये चाहते हैं कि इनका रिपोर्ट्स टैली में बनाया जाए, और इसलिए शर्मा जी चाहते हैं कि हम उन्हें थोड़ा सा टैली और बिज़नेस के बारे में जानकारी दें। अब सबसे पहले शर्मा जी को बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी और वो कुछ पैसे उनके पास था, पर वो उनके बिज़नेस के स्टार्ट करने में कम पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने केबीसी बैंक से लोन लेने का सोचा। अब ये जो लोन उन्होंने लिया, ये उन पे बैंक का एक उधार आ गया और अब कभी ना कभी तो हमारे शर्मा जी को ये पैसा बैंक को वापस करना ही पड़ेगा। अब ये जो लोन हम लेते हैं कहीं से भी, या जो उधार हम लेते हैं, इसको अकाउंट्स के भाषा में हम कहते हैं लायबिलिटीज़। अब ये जो पैसा उनके पास पहले से था उसको और बैंक लोन वाले पैसे को मिला के शर्मा जी ने इस पैसे को अपने बिज़नेस में लगा दिया। अब ये जो पैसा हम लगाते हैं अपने बिज़नेस में, इस पैसे को अकाउंट्स के भाषा में कहते हैं कैपिटल। अब ये जो बिज़नेस शर्मा जी करने वाले हैं इसे हम कहेंगे ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे शर्मा जी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लोगों से सामान को खरीदेंगे और दूसरे लोगों को वही सामान बेचेंगे। अब एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि जब हम एक बिज़नेस चालू करते हैं तो जो बिज़नेस का ओनर होता है वो और बिज़नेस, ये दोनों कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। अब इसके बाद जो भी चीज़ें हो रही होंगी, सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस, ये सब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। अब शर्मा जी ने ऐसा सोचा कि भाई ये दुकान काफ़ी खाली खाली लग रही है, ऐसा करता हूँ इसमें मैं एक सोफ़ा लगा देता हूँ और अपने बैठने के लिए चेयर्स बनवा लेता हूँ, जिससे हम दोनों को कंफर्ट मिलेगा। इसके बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई ये तो ठीक है, पर अभी मुझे अकाउंट्स भी मेंटेन करना है, तो ऐसा करता हूँ मैं एक कंप्यूटर ख़रीद लेता हूँ। और उन्होंने कुछ शॉपिंग कार्ट्स को दुकान के लिए ख़रीद लिया। अब ये जितनी चीज़ें शर्मा जी ने बाय करी, ये चीज़ें उनको प्रॉफिट देंगी, उनके बिज़नेस में इन चीज़ों से उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पर इसको हम किसी को वापस बेचेंगे नहीं, ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं एंड इसी वजह से हम इसे कहते हैं एसेट्स। अब अगले दिन शर्मा जी सोचते हैं कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो दुकान में मुझे कुछ सामान भी तो लाना होगा ताकि मैं उसे बेच सकूं। तो ये जो सामान शर्मा जी लाएंगे वापस बेचने के लिए, इसको हम कहते हैं गुड्स। अब अगर हम इन गुड्स की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक जो हम किसी दूसरे सप्लायर से ख़रीद के वापस बेचते हैं, और एक जिसको हम रॉ मटेरियल्स की मदद से खुद के कंपनी में मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स बनाते हैं ताकि हम उसे रीसेल कर सकें। अब यहाँ पे जो भी हम गुड्स खरीदेंगे उसको हम अकाउंट्स के भाषा में कहते हैं परचेज़, और इसकी एंट्री टैली में होती है परचेज रजिस्टर में। अगर हम बात करें एसेट्स की, तो जिस प्रकार का आप एसेट खरीद रहे हैं उस प्रकार से आपको अकाउंट्स रेडी करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको उन एसेट्स की एंट्री करनी है अपने टैली में। अब जब हम इन्हीं गुड्स को सेल कर देंगे तो इसे हम अकाउंट्स के भाषा में कहेंगे सेल्स, और इसकी एंट्री
टैली में सेल्स रजिस्टर में की जाती है। अब हमारे शर्मा जी ने क्योंकि सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए थे तो उनके घर में पैसा ख़त्म हो गया। उन्हें अब यहाँ पे पेट्रोल, बिजली बिल और गैस का पैसा देना था। तो उन्होंने ये सोचा कि अभी मैं अपने बिज़नेस से पैसा निकाल लेता हूँ। तो जो यहाँ पे वो पैसा अपने बिज़नेस से निकालेंगे, इसको हम अकाउंट्स के भाषा में कहते हैं ड्राइंग्स। अब क्योंकि ये पैसा बिज़नेस का था तो एक ना एक दिन शर्मा जी को ये पैसा बिज़नेस को लौटाना पड़ेगा। अब जब शर्मा जी ने अपनी दुकान में बहुत सारे गुड्स खरीदे वापस बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए, और उसमें से कुछ कुछ गुड्स बच गए, बिक नहीं पाए, तो ये जो बचा हुआ गुड्स की क्वांटिटी है इसे हम कहते हैं स्टॉक। अब हमारे टैली में इस स्टॉक का भी हिसाब किताब रखा जाता है, और ये जितना भी हिसाब किताब हम टैली में करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अंडर में होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब जब शर्मा जी ने बहुत सारे गुड्स एक बार में खरीदे तो ये भी पॉसिबल है कि शर्मा जी का कुछ माल साल के अंत में बच जाएगा, और ये जो गुड्स ईयर एंड में बच जाते हैं इसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और अगले दिन यानी 1 अप्रैल को जब शर्मा जी अपना नया साल शुरू करेंगे तो उस दिन की शुरुआत में ये स्टॉक कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब भाई साल भर जब हमारे शर्मा जी खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने किसी से उधार में सामान लिया हो और किसी से कैश में सामान लिया हो, किसी को उधार में सामान दिया हो और किसी से कैश में सामान दिया हो। तो जिससे शर्मा जी ने उधार में सामान लिया था उन लोगों को हम कहते हैं क्रेडिटर्स, जो हमसे पैसा लेने वाले हैं, और जिन लोग को शर्मा जी ने उधार में दिया है उसे हम कहते हैं डेटर्स, जिनसे हमको पैसा लेना है। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ का सिंपल मतलब होता है उधार लेना, और ये लाइबिलिटीज़ भी 2 टाइप की होती है, एक करंट लाइबिलिटी और दूसरी फिक्स्ड लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसे शर्मा जी को 1 साल के अंदर में चुकाना है, जैसे जो कम समय का उधार है वो, और दुकान का किराया। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसके चुकाने के लिए शर्मा जी के पास अभी काफ़ी वक्त है, जैसे बैंक लोन। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स जो हमारी बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है उन चीज़ों को कहते हैं, और इनको हम बेच के कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो एसेट्स हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक है करेंट एसेट और दूसरा है फिक्स एसेट। अब करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक एक्सेट्रा। और फिक्स एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको हम पूरी तरह से यूज़ करके बर्बाद करके 8 से 10 साल बाद बेचते हैं, और इनको तब कैश में कन्वर्ट किया जाता है। अभी जो फिक्स एसेट हैं इसके भी 2 टाइप होते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे व्हीकल, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इंटेंजिबल जिसे हम देख और छू नहीं सकते, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। जब हमारा बिजनेस पुराना होता है तो उसकी खुद की एक पहचान बन जाती है, और इस पहचान को यूज़ करने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है और हमारा प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपके खर्चे एकदम से बढ़ जाते हैं, जैसे आपका शॉप का रेंट, आपके वर्कर्स की सैलरी, आपके डिलीवरी व्हीकल के चार्जेस, ऑफिस का मेंटेनेंस और बहुत कुछ। अब ये जो एक्सपेंस है ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिसको आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड कर देते हो। जैसे मान लो मेरे को जो गुड्स सप्लाई करता है उसकी शॉप मेरे शॉप से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जो पेट्रोल का खर्चा मेरे को गुड्स को अपनी फर्म तक लाने में लगेगा उस खर्चे को मैं अपने गुड्स के प्राइस में इंक्लूड करके सेल करूँगा। और मैंने चिप्स का पैकेट बेचा है तो मैं उसको 10 की जगह 15 में बेचूँगा। अब समझते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट वे में हमारे प्रॉफिट को कम कर देते हैं, और इससे गुड्स की प्राइस को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हमारे शर्मा जी को इनकम आने लगी, अच्छी खासी इनकम आ रही थी, पर इनको ये नहीं पता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। तो चलो शर्मा जी को इसका मतलब समझाते हैं। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो आपको सीधे मिल जाती है। मान लो शर्मा जी ने मुझे 100 रुपये का सामान बेचा, मैंने उन्हें 100 रुपये दे दिया, तो ये जो पैसा मैंने उन्हें दिया ये उनकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। अब हमारे शर्मा जी निकले बड़े चालू, उन्होंने हमें बिना बताए एक और दुकान खोल ली कॉफ़ी शॉप की, और इसको दे दिया रेंट पे। ये जो रेंट उनके पास आएगा ये उनकी इनडायरेक्ट इनकम हुई। अब वैसे ही हमारे शर्मा जी के कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो सामान को EMI पे ले जाते थे और लंबे समय के बाद लौटाते थे। तो शर्मा जी इस EMI वाले बंदों पर इंटरेस्ट लगाने लग गए, ब्याज लगाने लग गए 5% या 10% का, तो भी उनकी इनडायरेक्ट इनकम हुई।
अब शर्मा जी ने अपने हिसाब किताब को टैली में बनाना शुरू तो कर दिया, पर उनको डेबिट और क्रेडिट में बहुत दिक्कत आने लग गई। तो चलो इनकी इस दिक्कत को दूर करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि हमारे अकाउंट्स में एक सिस्टम सदियों से चला आ रहा है जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब हर चीज़ के दो इफेक्ट होंगे, और जब अकाउंट्स में लेन देन एक साथ होता है तो वो मिल के बनाता है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपने मुझे एक कंप्यूटर बाय किया, तो मैं आपको कंप्यूटर फ्री में तो नहीं दूंगा, मैं आपसे थोड़े से पैसे लूँगा। तो इस लेन देन को अकाउंट्स के भाषा में क्रेडिट और डेबिट कहते हैं। अब हमारे टैली में किसी भी जर्नल एंट्री करने के लिए फॉर्मेट बनाया जाता है जिसमें लेफ़्ट साइड में होता है डेबिट का कॉलम और राइट साइड में होता है क्रेडिट का कॉलम। डेबिट का मतलब होता है जब हम किसी को कुछ भी कैश में सामान दे रहे हैं या उधार में सामान दे रहे हैं तो उसे कहते हैं डेबिट। क्रेडिट का मतलब होता है जब हम किसी से कैश में सामान ले रहे हैं या क्रेडिट में सामान ले रहे हैं। लेना को क्रेडिट कहते हैं और देने को डेबिट कहते हैं। अब क्रेडिट और डेबिट करने के लिए अकाउंट्स के कुछ रूल्स होते हैं। अब मैंने इस वीडियो में आपको पहले 5 टाइप के अकाउंट्स के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले आता है एसेट्स, दूसरा आता है एक्सपेंस, थर्ड आता है कैपिटल, फोर्थ है इनकम एंड लास्ट में आता है लाइबिलिटी। अब ये जो 5 अकाउंट है इसको हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्से में शर्मा जी की कुछ अकाउंट्स होंगे और एक हिस्से में शर्मा जी के बिजनेस के कुछ अकाउंट्स होंगे। अब अकाउंट्स में ऐसा कहा गया है कि बिजनेस सिर्फ 2 ही अकाउंट संभालेगा, एक एसेट्स अकाउंट और एक एक्सपेंसेस अकाउंट, और शर्मा जी हमारे ओनर 3 अकाउंट संभालेंगे, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और लाइबिलिटी अकाउंट। अब यहाँ पे अगर शर्मा जी के एसेट्स या एक्सपेंस में कुछ भी इंक्रीज़ होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे, और कुछ भी डिक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और इसका अपोजिट शर्मा जी वाले केस में होगा, अगर कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटी में कुछ भी इंक्रीज़ हुआ तो उसको शर्मा जी क्रेडिट कर देंगे, और अगर कुछ भी डिक्रीज़ हुआ तो शर्मा जी उसको डेबिट कर देंगे। अब देखो दोस्तों, ऐसा है जब हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में जाता है, तो उन अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब हमारे अकाउंट्स में 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो किसी भी पर्सन को रिलेट करे, और सिर्फ पर्सन ही नहीं, कोई भी फर्म, कोई भी इंडिविजुअल एक्सेट्रा। अब इस पर्सनल के 3 टाइप होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन अकाउंट में उन लोगों के अकाउंट्स आते हैं जिनको भगवान ने बनाया है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कुछ कॉरपोरेट बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स को इंक्लूड किया जाता है जिसकी देखरेख हम जैसे इंडिविजुअल्स करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोई भी लिमिटेड कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे। इसका एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, मतलब लैंडलॉर्ड को रेंट देना बचा है, तो इस टाइप का। अब इसमें जो रूल होता है डेबिट क्रेडिट का, वो ये कहता है कि जिसको पैसा मिल रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो पैसा दे रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए शर्मा जी ने किसी को सामान बेचा और उन्हें उसके बदले में कैश मिला, तो क्योंकि उनके पास कैश आ रहा है तो वो अपने अकाउंट को डेबिट करेंगे और जिसने पैसा दिया है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें एसेट्स और डेटर्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें हम अपने कई सारे एसेट्स के अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। और उसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेंस और रेवेन्यू रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका गोल्डन रूल ये कहता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। मतलब जो भी लॉस हो रहा है या जो भी खर्चा आएगा उसे हम डेबिट कर देंगे और जितना भी हमारी इनकम होगी या गेन होगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ये रूल लगभग जो मैंने अभी आपको इंक्रीज डिक्रीज में होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिसको आपको एकदम ध्यान से करना है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। पहला, जब आप कोई भी अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले आपको एकदम ध्यान से उसकी करेक्ट स्पेलिंग टाइप करनी है। और दूसरा चीज़ जो आपको और ध्यान से करना है वो है अकाउंट्स के टाइप। मतलब जब आप अकाउंट बनाओगे तो आप उसको किस ग्रुप के अंडर डालोगे। हमने देख रखा है 28 ग्रुप होते हैं अकाउंट में,
किस ग्रुप का होगा और कहाँ पे कौन सा ग्रुप यूज़ होगा, ये देखने योग्य है। अब यहाँ पे शर्मा जी को कुछ लोग आके कहते हैं कि भाई आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी होगी और सबके लेजर भी क्रिएट करने होंगे, बट हमारे शर्मा जी को तो इसका मतलब ही नहीं पता। अब जैसे कि आपको याद होगा वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर के वजह से हम लोग सिर्फ 10% काम करते हैं और बाकी 90% काम सॉफ्टवेयर करता है। तो इस 10% में हमें सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके उसमें जर्नल एंट्रीज को पास करना है और बाकी का 90% काम जिसमें रिपोर्टिंग प्रिंट वगैरह देने का काम होता है वो सॉफ्टवेयर करेगा। अब हम समझते हैं ये जर्नल एंट्रीज और लेजर होता क्या है। अब जैसे कि हमें पता है हमारे शर्मा जी हर दिन कैश में कुछ गुड्स बाय करते हैं, कुछ सेल्स करते हैं, उनका हर दिन लेन देन चलते रहता है। जब भी आप एक जर्नल एंट्री पास करते हो तो आपके 2 अकाउंट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मान लीजिए हमने अगर कैपिटल अकाउंट में कुछ एंट्री की तो क्योंकि हमें कैपिटल में कैश लगाया है तो इस वजह से कैश अकाउंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको जर्नल का एक फॉर्मेट दिखाता हूँ। अब हमारे इस फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में अपन डेट लिखते हैं, दूसरे कॉलम में अपन पर्टिकुलर्स और एंट्रीज के बारे में बताते हैं, थर्ड में अपन जर्नल फोलियो को देखते हैं या लेजर फोलियो। इसका कोई भी यूज़ नहीं होता, बस ये फॉर्मेट में है तो हम इसे ऐसे बना देते हैं। और फिर 2 कॉलम में हम डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को लिखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देख सकते हो तो पर्टिकुलर्स में ध्यान से देखें तो आपको लाइट बिल अकाउंट डेबिट शो कर रहा है एंड कैश अकाउंट क्रेडिट शो कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि आपने अपने लाइट का बिल कैश में पे किया है। अब इसके नीचे आपको ये एक लाइन दिख रही होगी, शॉप इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसको हम अकाउंट्स के भाषा में कहते हैं नरेशन, और इसके बिना हमारी कोई भी एंट्री पूरी नहीं हुई। ये नरेशन सिंपली हमको किसी भी चीज़ को समझने में या किसी भी एंट्री को समझने में मदद करता है। और आपको इसके बाद सिंपली जो भी आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट है उसको डाल देना है और आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपका पूरा अकाउंट बेसिक्स क्लियर करवा दिया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम अपने अकाउंट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस कोर्स का ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।